दे रहा है। यहाँ आप देखिए अभी हमने जो जिक्र किया है एक शांटुंग प्रदेश का, एक चीन का उत्तरी चीन का विशाल मैदान जिसे हांगहो मैदान भी कहते हैं, एक हमने देखा लोएश का उच्च प्रदेश या लोएश का पठारी भाग ये है। तो ये जो लोएश पठार का हमने जिक्र किया यही है। अब आपको ये दिख रहा है कि यांगटी सीकियांग का निचला मैदान, उसके बाद में आप देख रहे हो यांगटी सीकियांग का उत्तरी और दक्षिणी प्रदेश जो है या मध्यवर्ती प्रदेश ये जो है। अब आप देख रहे हो रेड बेसिन, एक छोटा सा प्रदेश जो लगभग मध्य चाइना या पश्चिम भाग में यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, रेड बेसिन जिसे जेचुआन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो रेड बेसिन है ये भी अपने आप में बड़ा चीन का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है। इस रेड बेसिन का जो निर्माण है वह बड़े ही प्राकृतिक तरीके से हुआ। उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि ये जो रेड बेसिन है ये काफ़ी एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र है, जेचुआन जो बेसिन है, और ये लगभग चारों ओर से पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है और निम्नवर्ती भूभाग है, ज़्यादा ऊंचा नहीं, समतल सा भूभाग है। प्राचीन समय में ऐसा है कि रेड बेसिन जो है ये नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी उससे इसको पूरित कर दिया गया था। यानी प्रमुख रूप से 3-4 जो नदियाँ थी, 4 नदियाँ हैं इसके संदर्भ में। और ये यांगटी सीकियांग का जो एक मोड़ है, यांगटी सीकियांग नदी जैसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर आती है और फिर दक्षिण से जैसे ही उत्तर की ओर बढ़ते हुए निकलती है वो पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आती है और आने के बाद में फिर थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर जैसे ही बढ़ती है तो उसमें जो इस प्रकार के यू आकार का जो टर्न लेती है जो यांगटी सीकियांग नदी, उसके जो यू आकार का टर्न है उसी यू आकार के टर्न के आसपास का जो क्षेत्र है वह रेड बेसिन है। रेड बेसिन चीन का अति विशिष्ट और सुंदर प्राकृतिक प्रदेश है। रेड बेसिन जेचुआन प्रांत के मध्य भाग में, जेचुआन जो प्रांत है इसको इसीलिए जेचुआन बेसिन भी कहते हैं, और ये प्रदेश लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। रेड बेसिन प्राचीन काल में एक झील के रूप में था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि निम्न भूभाग था, एक झील के रूप में था और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से तलछट से इसको भर दिया गया है। इसको रेड बेसिन कहने का कारण यह है कि ये जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है इसके आसपास के क्षेत्र में जो थी वो बलुआ पत्थर था, और बलुआ पत्थर जो था वह लाल रंग का था, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है दिखने में थोड़ी लाल दिखती है, इसलिए इसको रेड बेसिन के नाम से जाना जाता है। लाल रंग के बलुआ पत्थर से ये भर दिया गया है तो मिट्टी का रंग थोड़ा लाल लाल सा दिखता है। ऐसा नहीं कि कोई लाल ही दिखता है दूर से, लेकिन हल्का सा मिट्टी में लालपन हमें दिखता है। जैसे कि हांगहो का जो मैदान है वो पीला दिखता है, उसी प्रकार से ये थोड़ा लाल दिखता है। रेड बेसिन जेचुआन के मध्य भाग में स्थित है। जेचुआन शब्द का अर्थ 4 नदियों से है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो 4 यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भी मिनकियांग और कियालिंग, चुकियांग और वीकियांग, ये 4 नदियाँ थी, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है रेड बेसिन का। यहाँ की जलवायु सम है, चारों ओर से पर्वतों से घिरा होने के कारण यह प्रदेश में ठंडी वायु प्रवेश नहीं कर पाती, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। गर्मियों में जुलाई माह में सर्वाधिक तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ हो जाता है और जनवरी माह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों के समय में जो तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता है, सीधा सा कारण है कि पर्वतों से घिरा हुआ है, लेकिन ग्रीष्म काल में तापमान फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा अधिक हो जाता है। प्रदेश में वर्षा की मात्रा अधिक है, औसत रूप से 100 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है, इसलिए कृषि की दृष्टि से ये संपन्न प्रदेश कहा जा सकता है। तो अभी तक हमने जो 4 प्रदेश देखे बड़े महत्वपूर्णता के आधार पे हैं। शांटुंग और हांगहो का मैदानी प्रदेश, लोएश का उच्च या लोएश का पठारी प्रदेश, रेड बेसिन का अभी हमने जिक्र किया। थोड़ा सा मैं आपको लग रहा होगा कि वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि इस वीडियो की जो अवधि होती है 15 से 20 मिनट के आसपास रखते हैं, क्योंकि लंबा जो वीडियो होता है अपलोड नहीं हो पाता, देखने में थोड़ी दुविधा होती है और कोर्स काफ़ी लेंथी है, इसलिए इस 15 मिनट के समय में जो ये समय मिल रहा है 15 से 20 मिनट का, उसमें अधिक से अधिक जो तथ्य हैं या समझाने की दृष्टि से आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। इसलिए जो है थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ता है। क्लास में अपने को समय ज़्यादा मिलता था, लेकिन अभी इस विकट परिस्थिति जो महामारी कोविड-19 चल रहा है उसमें ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्लासें नहीं लग पाने के कारण से। तो इसलिए आप एक बार जो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ उनको आप एक बार किताब की सहायता ले लिया करें, कि जैसे मान लो आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये रेड बेसिन मैंने आपको बताया,
तो फिर आप उसमें से रेड बेसिन को एक बार पढ़ो, जो समझ में नहीं आए या फिर मेरे बताने के बाद उसको जैसे ही आप वीडियो देखते हो उसके साथ ही उसको भी एक बार ट्रेस कर लो या उसको आप देख लो, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा उसके बारे में। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कुछ आप उसमें से देखोगे तो एक अच्छे से आपकी पिक्चर उसके संदर्भ में क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो ग्रुप पे या मेरे पर्सनल नंबर पे आप इस प्रकार से ये पूछ सकते हो कि सर ये क्या हमें समझ में जो नहीं आ रहा है या क्या चीज़ है, इसको आप क्या बताना चाह रहे थे, हमारे ये समझ में इस प्रकार से आ रहा है, तो कुछ अपने कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा। अब हम इसके जो अन्य महत्वपूर्ण प्रदेश उसमें देख रहे हैं, मध्य पर्वतीय प्रदेश का अब हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ ये पर्वतीय प्रदेश उत्तर में हांगो और विहू नदियों की घाटियों के मध्य स्थित है। ये जो मध्य पर्वतीय प्रदेश इसी का जिक्र कर रहे हैं, ये यांगटी सिकियांग वाला जो प्रदेश है उसी में। इस प्रदेश की पर्वत श्रेणी पश्चिम में तिब्बत से आरंभ होती है एवं पूर्व में प्रशांत महासागर तक, प्रशांत महासागर से तक तो नहीं है लेकिन बीच में ये यांगटी सिकियांग का निम्न मैदान आ जाता है। तो इसके पूर्वी भाग में यांगटी सिकियांग का निम्न मैदान आ गया। ये जो आप देख रहे हो ये यांगटी सिकियांग का उत्तरी एवं दक्षिणी प्रदेश है, इसका हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं। और यहाँ आप इसको पढ़ने के लिए यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ये मध्य जो पर्वतीय प्रदेश है इसको यहाँ से आप देख सकते हो, ये पर्वतीय प्रदेश है, इसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं 5 नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है। और आगे इसकी जो डिटेल है वो यहाँ मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ तो अब ये आपको पढ़ने में आसानी से आ जाएगा। इस उच्च पर्वतीय प्रदेश में अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है और यांगसी इस प्रदेश की मुख्य नदी है। हान नदी भी यांगसी की सबसे लंबी और सहायक नदी है। हान नदी घाटी इस क्षेत्र की सबसे उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। मैं कुल मिला के आपको ये बता दूं कि इस यांगटी सिकियांग का उत्तरी और दक्षिणी जो भाग है ये एक प्रकार से थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र है इसमें, और जलवायु दशा यहाँ थोड़ी सी विषम रहती हैं। पर्वतीय धरातल होने के कारण से यहाँ सीमित कृषि की जाती है, मैदानी क्षेत्र यहाँ बहुत कम है, और जहाँ जहाँ घाटियों में नदियों की जो तलहटी है उन क्षेत्रों में कृषि यहाँ केवल संभव हो पाई है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, कपास आदि की कृषि की जाती है। जो भाग नीचे तलहटी वाले हैं वहाँ पे हम जिस प्रकार से चावल है या कुछ मक्का, कपास आदि कुछ बो सकते हैं, या कुछ पर्वतीय भाग है जिस पे चावल की खेती हम सीढ़ी नुमा रूप से कर सकते हैं, या कुछ उच्च जो भाग जहाँ ज़्यादा तापमान काफ़ी थोड़ा कम गिर जाता है तो वहाँ हम गेहूँ आदि की खेती वहाँ कर सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ और पर्वतीय धरातल होने के कारण यहाँ की सड़क व रेल मार्गों का विकास भी काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि धरातल समतल नहीं है। और पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक यहाँ का ऊंचा और पठारी है। पश्चिम की ओर जैसे जाते हैं तो स्थितियाँ ज़्यादा विकट हो जाती हैं इसके भौतिक धरातल को लेकर के, इसलिए पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की अपेक्षा यातायात के मार्गों का अधिक विकास हुआ है। पश्चिम भाग में जनसंख्या घनत्व भी कम देखने को मिलता है और पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमने अभी इसका देखा 5वां जो प्रदेश था बड़ा महत्वपूर्ण, और उसका नाम हमने देखा कि मध्यवर्ती पर्वतीय भाग था। और ये जो मध्यवर्ती पर्वतीय भाग जिसको अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये यांगटी सिकियांग जो नदी है उसका जो निम्न भाग है ये, और हम दूसरे रूप से उसको अगर समझना चाहें तो हांगहो नदी और यांगटी सिकियांग नदी के बीच वाला जो भाग है उस बीच में कुछ जो उच्च पर्वतीय श्रेणियां हैं, जिसमें कि हम नानसान और सिंगलिंगशान जो पर्वत श्रेणियां हैं, तो नानसान थोड़ा इसमें पश्चिम की ओर आ जाती है और सिंगलिंगशान जो पर्वत श्रेणी है वह एरिया इसमें प्रमुख रूप से यांगटी सिकियांग के उत्तरी और दक्षिणी जो उच्च पर्वतीय प्रदेश में इसमें शामिल है। तो ये जो पठारी प्रदेश जिसका पर्वतीय और पठारी प्रदेश है ये हांगहो और यांगटी सिकियांग के मध्यवर्ती जो उच्च पर्वतीय श्रेणियाँ हैं उसका अभी हम ये जिक्र कर रहे थे। अब हम देखते हैं यांगटी सिकियांग की मध्य घाटी वाला प्रदेश, ये भी इसी से लगता हुआ प्रदेश है। मध्य घाटी में प्राचीन समय से एक विशाल झील थी जो यांगटी सी उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित कांप मिट्टी से इसका आकार थोड़ा संकुचित हो गया। तो यांगटी सिकियांग का जो अभी जो हमने जिक्र किया उसका नीचे वाले भाग का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें जो नीचे वाले भाग थे वो नदियों के द्वारा झील नुमा जो भाग थे नदियों के द्वारा अपने अवसाद से उनको भर दिया गया है। इस यांगटी सी की मध्य घाटी प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण बेसिन है, और ये तीनों बेसिन लियांगकुंग और स्पिलर हिल एवं पिलर्स प्लांट पश्चिम में चिनांग से पूर्व पिलर्स प्लांट तक विस्तृत हैं। ये मध्य घाटी प्रदेश चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके मध्य भाग में यांगटी सी की अनेक सहायक नदियां आकर गिरती हैं।
इसकी घाटी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। इस बाढ़ द्वारा यहाँ कृषि भूमि का बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। तो इस छोटे प्रदेश विशेष के बारे में हम कह रहे हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर हम यहाँ देखते हैं, वार्षिक वर्षा का औसत यहाँ अच्छा है और कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थ जो है यहाँ प्रमुख रूप से निकाले जाते हैं। तो ये अभी हमने 6 प्रदेशों का यहाँ जिक्र किया है और अब हम यहाँ जो शेष बचे हुए हैं उनका पार्ट 2 में अभी हम जिक्र करेंगे।